नमस्कार दोस्तों, आपको फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार टीएफसी क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग ने रेलवे स्पेशल में मिसलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चालू किए थे, जिसमें हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। उससे पहले एक बात कि अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है एएलपी का, उसका सारा क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलने लगेगा। बस आप ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। चलिए आइए, ये है पहला क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन गुणांक 16 है और माध्य आपका 25 प्रसरण। विचलन गुणांक, पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। विचलन गुणांक, तो विचलन गुणांक इक्वल टू क्या होता है, तो मानक विचलन बटा माध्य और गुना 100। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए जिसका भी दिया हुआ है। विचलन गुणांक आपका दे रखा है 16 बराबर मानक विचलन, और मानक विचलन को हम लोग एसडी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। माध्य हम लोग का कितना दे रखा है 25 और गुना 100, 25 400 और इधर निकल के आ गया 4 4 16, यानी मानक विचलन का वैल्यू हम लोग का आ गया। अब आगे क्या कर रहा है, प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो अब पहले मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। मानक विचलन, मानक विचलन मतलब एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है अंडर रूट प्रसरण। मानक विचलन बराबर क्या होता है अंडर रूट प्रसरण। अब अंडर रूट प्रसरण होता है, यहां पर देखिए किसका वैल्यू आया हम लोग को, मानक विचलन का। तो मानक विचलन का मान रख दीजिए यहां पर। मानक विचलन का मान कितना हो गया 4, 4 बराबर अंडर रूट प्रसरण, और प्रसरण बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो 4 पावर 2 अर्थात 16। क्लियर है, प्रसरण बराबर क्या निकल के आ गया 16, और ये है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी माध्य का बहुलक से संबंधित है। क्लियर है, आइए देखा जाए। बहुलक कह रहा है उसके माध्य से 16.2 अधिक तथा, तो उनका बहुलक और उनके माध्य का जो कह रहा है बहुलक उनकी माध्यिका से कितना अधिक है। यहां पर दिया क्या क्या गया है देख लीजिए। आंकड़ों का बहुलक, बहुलक कह रहा है किसके, माध्य से 16.2 अधिक है, और हम लोग को चाहिए क्या, बहुलक उनकी माध्यिका से कितना अधिक है ये पूछा गया। तो माध्य माध्यिका बहुलक का ये प्रश्न है, जिसमें बहुलक बराबर क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। क्लियर है ना। अब आइए यहां पर देखा जाए क्या कर रहा है, बहुलक माध्य से 16 पॉइंट अधिक है, और माध्य के बारे में हम लोग को पता कुछ भी नहीं है। तो पहले माध्य आप मान लो कि माध्य हम यहां पर क्या ले ले, तो के ले लेते हैं माध्य, और उसके बाद कह रहा है बहुलक। बहुलक कितना है, तो 16.2 अधिक है। अधिक कर लिए, उनका बहुलक उनकी माध्यिका से अधिक है। चलिए इसको पहले पुट कर लीजिए फॉर्मूला पे। तो इसको यहां पुट कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा k प्लस 16.2 इक्वल टू 3 माध्यिका -2k। अब 2k को इधर लेके आइएगा तो ये निकल के आएगा 3 माध्यिका बराबर 3k प्लस 16.2।
अब यहां से माध्यिका निकाल लीजिए। माध्यिका बराबर क्या होगा, तो 3k और प्लस 16.2 और बटा 3। अब यहां भाग कीजिएगा तो 3 से 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, और यहां भाग कीजिएगा तो यह आ जाएगा 5 तिया 15, इधर 3 से 3 इसको काट लीजिए, इसको काटिएगा तो यह आ जाएगा 5 तिया 15 और 3 3 3 चौ 12। यहां निकल के क्या आ गया हम लोग का, तो k प्लस 5.4, ये हम लोग का माध्यिका का मान आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, बहुलक जो है उनकी माध्यिका से कितना अधिक है। बहुलक कितना हम लोग लिए थे, तो बहुलक कितना लिया गया था 16, k प्लस 16.2, तो कितना अधिक है बस घटा दीजिए, तो k प्लस 16.2 माइनस k माइनस 5.4, ये k से k कैंसिल हो गया, यहाँ पर घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 12, 4 यहाँ पर 8 आ गया, 15, 5 यहाँ 10 आ गया, यानी 10.8, और ये है हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना। तो माध्य माध्यिका बहुलक से इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे, उसमें क्या आप लोग का दिया गया था, तो मानक विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद विचलन गुणांक, प्रसारण, तो उस पे आधारित जो आपका दिया गया था। तो इसमें आप लोग क्या ध्यान में रखिएगा, तो विचलन गुणांक बराबर क्या, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, और उसके बाद मानक विचलन के ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या है अंडर रूट प्रसारण। फिर अभी वाला वीडियो में आइएगा तो क्या दिखाई दे रहा है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सब फॉर्मूला आप लोग अपना दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, बहुलक यहाँ है, माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका माध्य के बीच का अंतर, फिर वही फॉर्मूला जो अभी हम लोग सेट किए थे। क्या फॉर्मूला लिखे थे, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यहां पर जो दे रखा है बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, और कोई भी वैल्यू हम लोग को नहीं दिया गया है, तो यहीं से हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, बस अंतर के बारे में बताया है। बहुलक और माध्यिका, यहां माध्यिका मेरे पास 3 गो है, तो एक काम कीजिए, बहुलक यहां पर से एक माध्यिका को इधर कर लीजिए, यानी माध्यिका और प्लस 2 माध्यिका, इसको तोड़ दीजिए, और माइनस इधर 2 माध्य, ये माध्यिका जो है इधर आ जाएगा, तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 माध्यिका और माइनस 2 माध्य। यहां पर देखिएगा वैल्यू आपको दे रखा है इसका कितना 2, और 2 यहां कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा ये माध्यिका माइनस माध्य, और हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया ये यही पूछा गया है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर, तो बस इसको काट कूट के बराबर कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, इधर हो गया आपका माध्यिका और माइनस माध्य इक्वल टू 1। क्लियर है, और ये है हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी लाता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है, यदि वह चाल को इतना बढ़ाता है तो 30 मिनट अधिक। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लेंदी भी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है हर एक आपका एग्जाम में पूछ दिया है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में ये तरीका का क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है ना। इसको बनाने जाइएगा बाय प्रोसेस तो 2 आपको स्टेटमेंट यानी 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके लिए हम डायरेक्ट प्रोसेस लिख दे रहे हैं, इस प्रोसेस को आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। यहां पर जो एक निश्चित चाल है वो निश्चित चाल को कुछ भी मान सकते हैं आप, यहां पर मान लीजिए निश्चित चाल को भी, ये जो निश्चित चाल है उसको मान लीजिए भी, तो यहां पर क्या लिखिएगा v इंटू
चाल कितना बढ़ाया है, तो 6 किलोमीटर, यानी v प्लस 6 और बटा में फिर 6 लिखिएगा और यहाँ पे टाइम लिखिएगा। ये जो बता रहा है ना, ये चाल है पूरा, ये हो गया चाल। जो पहले चाल जो निश्चित चाल था वो चाल हम बढ़ा दिए, तो ये पूरा का पूरा क्या है, चाल है हम लोग का। और उसको टाइम से गुना कीजिएगा, कितना मिनट लेट था, तो 30 मिनट कम समय लगता है, तो 30 मिनट कम होता है तो 30 मिनट लिख दीजिए। 30 बटा, इसे आवर में चेंज कीजिएगा 60। फिर यही चीज को आगे लिखिएगा, तो v इंटू भी, यहां पर 4 क्या हो गया है, धीमा हो गया है, तो माइनस कर लीजिएगा 4, और बटा क्या है आपका 4, और गुना यहां पर निकल के आ जाएगा 30 मिनट अधिक समय लगता है। फिर यहां 30 मिनट ले लीजिए और 30 बटा 60। क्लियर है ना। इस तरीका से आप लोग सेट कर लीजिएगा। यहां पर क्या ये नजर आ रहा है, तो ये पूरा चाल हो गया, चाल ये गुना हो गया समय, तो चाल गुना समय बराबर क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस हम लोग का क्या हो गया, बराबर है। और यहां पर वही चीज कर रहा था कि एक ही डिस्टेंस में पहले चाल बढ़ाया तो समय कम लग गया, और चाल जैसे ही घटाता है, चाल वैसे ही घटाता है, टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए इसको सोल्व कैसे किया जाएगा वो देख लीजिए। यहां से पहले 22 से 22 पहले काट लीजिए इसको, और ये से ये पूरा कैंसिल हो गया। ये यहां कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 4v और प्लस हो जाएगा 24 बराबर 6v माइनस, ये हो गया 24, और इधर लेके आइएगा तो ये आ जाएगा 2v बराबर ये 48, और इसको काट दीजिए, v बराबर निकल के आ गया आपका 24। क्लियर है। अब यहां सॉल्यूशन कीजिए। कह रहा है क्या, वास्तविक चाल किलोमीटर में क्या है, उसका वास्तविक चाल ज्ञात करें। वास्तविक चाल ज्ञात करें, तो वास्तविक चाल ज्ञात करें तो पहले यहां पर वास्तविक चाल ही तो पूछ रहा है, तो हम लोग का तो v बराबर निकल के आ ही गया, तो आगे कुछ करने का तो जरूरत ही नहीं है। हम लोग को वास्तविक चाल ही पूछा था, और वो निश्चित चाल हम लोग क्या लिए थे, v तो लिए ही थे। क्लियर है ना। चलिए ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना निकल के आ गया, तो 3 निकल के आ गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है, और वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर इतना और 1/5 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, फिर शेष वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है। लाभ या हानि प्रतिशत होता है। कहना क्या चाह रहा है कि कोई वस्तु है जिसको क्रय मूल्य से ज्यादा वो अंकित किया, यानी 32% अधिक उसको अंकित किया। क्लियर है ना। तो जैसे ही 32% अंकित करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। इस तरीका के कंडीशन में क्या कीजिएगा ना, वस्तु और मूल्य दोनों सेम कर दीजिएगा। यहां पर जो वस्तु दिखाई दे रहा था वो आपका एक दुकानदार वस्तुओं के क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य हम लोग का तो पता है कि 100 होता ही है परसेंटेज में, इसको बढ़ाइएगा 32%, 32% बढ़ाकर लिख दीजिएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 132, ये 100 निकल के आ गया 32, ये क्या निकल के आ गया हम लोग का मार्क प्राइस। वस्तु भी उतना ही ले लीजिए, जितना हम लोग का मूल्य है उतना ही वस्तु कर लेते हैं, यानी 132 को वस्तु कर लीजिए। क्लियर है। और टोटल मूल्य भी 132, मतलब 1 रुपये के हिसाब से। अब आगे आइए, कह रहा है क्या कि 1/5 वस्तु अंकित मूल्य पर, ये 1/5, 132 का 1/5, 132 का 1/5, 132 का 1/5 किस मूल्य पर बोल रहा है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य आपका कितना निकल के आया, 3/5 है ना। अंकित मूल्य जितना था उतना तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये 3 क्या है 5 प्लस, उसके बाद क्या कह रहा है कि 1/5 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया जाता है। यहां पर 132 है, कितना का छूट है, वहां पर देखिएगा 20%, तो 1/5 गुना 132 गुना 80/100 प्लस, यहां पर आप जोड़िए तो वस्तु, तो 3/5 और 1/5 जोड़िएगा तो 4/5 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 4/5। तो हम लोग के पास शेष कितना बच गया, तो 1/5 और बच गया 1/5। तो शेष वस्तु को फिर बोल रहा था अंकित मूल, तो अंकित मूल फिर से ले लीजिए 132 और छूट है आपका 40% यानी कि 60/100। क्लियर है। अब इसको काट कूट के बराबर कर दीजिए। यहां से ये कट गया, सॉरी इसको काटिए नहीं, काटिएगा तो ये और लंबा खींच लेगा। इससे अच्छा है कि उल्टा काट दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 से इसको काटिए 16 और इसको काट दीजिए 12। अब गुना करना क्योंकि आसान है और पॉइंट बैठाना आसान है। नीचे अगर 100 रहे तो कभी भी काटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, कारण क्या है कि वो और लेंदी कर देता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और इधर 3 और बटा में ये आ गया 5 प्लस 16 दूना 32 की 2 हाथ में 3, 16 तिया 48 और 3 51 5 और 16 और 5 21 और ये डायरेक्ट ले लीजिएगा 2 डिजिट, मतलब ये निकल के आ गया 1 2 प्लस यहां पर देखिएगा 12 दूना 24 की 4 हाथ में रहा 2, 12 तिया 36 और 2 38 3 और 12 3 15 यानी 15.84 इधर निकल के आ गया। इसको भाग दे दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा 5 7 35 4 और पन्ना मा 45 और 5 दूना 10। क्लियर है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 79.2 प्लस 21.12 प्लस 15.84। जोड़ दिया जाए इसको, जोड़ने पे क्या आएगा 4 और 2 6 आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 2 11 की 1 हाथ में 1, 5 1 6, 6 1 7, 9 7 16 की 6 हाथ में 1, 1 1 2, 2 2 4, 7 4 11 यानी 116.16। क्लियर है। और हम लोग का सीपी कितना लिया गया था, तो 100 और ये निकल के आ गया हम लोग का एसपी यानी कि प्रॉफिट आपका कितना दिखाई दे रहा है, तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 16.16। प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है 16.16 और ये हुआ ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। कहना क्या चाह रहा है ना कि 15% वार्षिक इंटरेस्ट 2 साल के लिए दिया गया और 2 साल में जो ब्याज मिला वो कितना है 5958 रुपया ब्याज मिला। लेकिन इसमें कंडीशन एक दिया गया है कि जो ब्याज लिया जा रहा था वो 8 मासिक लिया जा रहा था। कैसे लिया जा रहा था 8 मासिक, मतलब 8 महीना पर ब्याज दिया जा रहा था। इसमें समझने वाली बात यह है कि यहां पर देखिएगा तो ये लिखा है क्या 15% वार्षिक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो 15% वार्षिक है, लेकिन ब्याज हम लोग से जो लिया जा रहा था वो 8 महीना पर लिया जा रहा था। क्लियर है ना। आइए पहले इस चीज को समझिए। यहां लिखा गया 2 वर्ष, 2 वर्ष लिखा है, लेकिन ये लिखा कैसे गया है तो 8 मासिक। तो 8 मासिक से हिसाब से चलिएगा तो ये 3 टाइम आ जाएगा। क्लियर है ना। तो 3 टाइम आ गया और यहां पर रेट जो दिया गया है आपका यह है 15%। तो यहां पर ध्यान रखिएगा रेट निकालते समय गलती से यहां जो 3 टाइम आया है तो 3 से भाग नहीं कर दीजिएगा, 3 से भाग कीजिएगा ये 5% आ जाएगा। तो ये जो 3 से भाग किए हैं 5%, ये 5 महीने के हिसाब से आ जाएगा, 6 महीने के हिसाब से आ जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन हम लोग को ज्ञात कैसे करना है, तो ये 8 मासिक के हिसाब से ज्ञात करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग को होगा कितना, ये पहले देख लीजिए। तो 8 मासिक के हिसाब से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है, तो रेट जो है यहाँ पर 12 मंथ के लिए जो है वो हम लोग का 15% है। तो 10 मंथ के लिए पहले निकाल लीजिएगा। तो 10 मंथ के लिए आएगा कितना, तो इधर निकल जाएगा 3 चौ 12 और 3 5 15, 8 मास के लिए था ये। 4 दूना 8 और 5 दूना 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग का निकल के आया वो 10% आया। क्लियर है।
अब यहां पर जो था कि टाइम 3 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो गया, उसी पे हम लोग को ये ब्याज मिला था 5958 रुपया। तो 10% 3 टाइम के लिए जो होता है CI जो होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 33.1% इक्वल टू हम लोग का दे रखा है कितना, 5958। क्लियर है। अब आगे क्या लिख रहा है, यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो धनराशि उतने ही समय में। अब यहां पर जो है वो वार्षिक बोला है करने के लिए, वार्षिक, तो वार्षिक कर दीजिए। तो वार्षिक में आइएगा, तो वार्षिक में 15% और टाइम जो है 2, इसका जो CI निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर 225, जिसमें हम लोग लास्ट का 2 डिजिट 25 लेंगे और 15 दूना 30 और 2 32%। ये हो गया है आपका CI निकल के आ गया वार्षिक रूप से। तो हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। पहले तो बोला धन कितनी हो जाएगी, धन कितनी हो जाएगी का मतलब है अमाउंट, मतलब क्या है आपका अमाउंट। तो इतना बराबर आपको दे रखा है, यानी 33.1% बराबर आपको दे रखा है 5958, और हम लोग को चाहिए क्या, 132.25% का वैल्यू चाहिए। बस यहां से काट कूट के बराबर कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाइएगा तो इधर से 1 पॉइंट हटेगा, यहां से 2 पॉइंट हट जाएगा, तो यहां निकल के आ जाएगा 10। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, 10 यहां नहीं आएगा, ये निकल के आ जाएगा 5958 बटा 31, 33 1 इंटू 13225 और बटा में निकल के आ जाएगा आपका 10। क्लियर है। अब यहां से सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना बार में काट कूट के बराबर कीजिएगा, पहले इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 और ये कट जाएगा आपका 5 तिया 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, 5 24 और पप्पा 6 25, और इसको काट लीजिएगा तो ये कट के आ जाएगा कितना बार में आपका 2 दूना 4 और हो गया दूना मा 18, 2 सते 14, दूना मा 18, यानी 9 9 9 9 तिया 27, ये 9 से कट जा रहा है, 9 से डायरेक्ट इसको काट दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 की 5 हाथ में 4, 9 चौ 36 और 4 40 की 0 हाथ में 4 4 और 9 छक्का 54 4 58, 5 9 दूना 18, 5 23, अर्थात ये ऑप्शन नंबर आपका 3 आ रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या जा रहा है कि एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। अच्छा, कितना देर में है, 45 मिनट में। पहले बोला क्या है कि 5 किलोमीटर जाता है जो धारा के विपरीत है और 7.5 किलोमीटर जो धारा के साथ है। नाव में एक चीज ध्यान रखिएगा, नाव में पानी और नाव का क्वेश्चन यानी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन जैसे ही आता है उसमें ध्यान क्या रखिएगा कि धारा के साथ यदि जाता हो कोई नाव तो चाल दोनों का जुड़ जाता है, नाव और धारा का जुड़ जाता है, और धारा के यदि विपरीत जा रहा हो तो नाव और धारा का जो चाल होगा दोनों का घट जाएगा। क्लियर है ना। अब आइए, यहां पे कहा जा रहा है क्या कि साथ में जाता है 7.5 किलोमीटर, तो यह है x प्लस वाई ले लीजिए, और इधर 5 किलोमीटर जो है वो धारा के विपरीत है यानी x माइनस वाई, और दोनों का दोनों दिखा रहा है कितना देर में, तो 45 मिनट में, यानी 45 बटा 60। दूसरा कंडीशन कर रहा है 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, और जल के विपरीत दिशा में आपको 2.5 किलोमीटर, जल के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर यानी x माइनस वाई, और इधर बराबर कितना दिखाई दे रहा है आपको, तो 25 मिनट में यानी 25 बटा 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा समझिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जल प्रवाह की विपरीत दिशा में, जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, जल प्रवाह की विपरीत दिशा में, अर्थात हम लोग को चाहिए x माइनस
y चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? x माइनस वाई। क्लियर है? तो यहां से सॉल्यूशन कीजिएगा x माइनस वाई, तो x प्लस वाई वाला जो कंडीशन है ये पूरा हटा दीजिए। ये पूरा हटेगा कैसे? यहां 7.5 है, यहां भी 7.5 आना चाहिए, तो 7.5 आएगा कैसे? तो 7.5 कैसे आएगा? तो गुना कीजिएगा इसको किससे? 5 अढ़ाई आपका आ जाएगा 7.5, इसको 2.5 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट। तो ये 2.5 से गुना होगा, तो ये भी आपका 2.5 से गुना होगा, और ये भी आपका 2.5 से गुना हो जाएगा। 5 अढ़ाई आपका 7.5 नहीं, 5 अढ़ाई 7.5 नहीं होगा, 5 डेढ़े 7.5 हो जाएगा, ये 2.5 नहीं होगा। यहां से इसको हटाइए पहले। अब यहां पर लीजिएगा 5 डेढ़े 7.5, यहां पर आ जाएगा 1.5, यहां पर 1.5, और यहां भी गुना कीजिए 1.5 से। यहां 5 एक कम 5 और 5 25 यानी 2.5 मतलब 7.5। ये पूरा का पूरा खत्म कर दीजिए, इधर घटा लीजिए। यहां पर घटने के बाद कितना आ जाएगा? इधर घटा लीजिएगा। तो 5 में से 2.5 गुना 25 अगर कीजिएगा तो 15 दूना 30 और 35 यानी 3.75। इधर आपका कितना निकल के आ जाएगा? 5 बटा x माइनस 5 माइनस यहाँ पे निकल के आएगा 3.75 बटा x माइनस वाई बराबर, यहाँ 45 है, यहाँ आपका निकल के कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 37.5 यानी 45 बटा 60 और माइनस 37.5 बटा 60। 15 पचे 75, 25 पचे 125 और 25 से कम 25 और 12 37। चलिए ठीक है। अब सॉल्यूशन किया जाए तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? तो ये निकल के आएगा 1.25 और बटा में आ जाएगा x माइनस वाई बराबर, इधर निकल के आ जाएगा आपका कितना? तो 37 और 3 40, 40 और 5 45 यानी 3 और 5 8 यानी 7.5। 38, 38 और 7 45 और बटा निकल के आ गया ये 60। अब यहां से काट कूट के बराबर कर दीजिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 25 5 125 और 25 या 75, 3 से इसको निकाल लीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 20 और 20 निकल के आ गया। इधर मेरे पास 2 जीरो था है ना, तो 2 जीरो था तो यहाँ पर 1 जीरो और चिपका ही दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल और 5 दूना 10 अर्थात x माइनस वाई का मान निकल के आ गया 10। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? 12 किलोमीटर जाने में यानी 12 बटा 10। तो मिनट में आपसे पूछा है तो इसको 60 से गुना कर लीजिए, खत्म। 12 छक्का 72 मिनट, ये आपका आंसर और ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया 1। क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है ना बहुत करने में बहुत लोग को ना बहुत टाइम लग जाता है। कारण इसका क्या है ना कि ये उलझा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग करना क्या है कि जिसके बारे में पूछा गया बस उतना ही ध्यान दीजिएगा, बाकी को आप हटा दीजिएगा। हटाएंगे कैसे? ये आप लोग इक्वेशन को देख रहे हैं कि कैसे हटा है, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन करके इसको हटा दीजिए। इसको गुना करने का आपको कोई जरूरत है नहीं। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है और वो कह रहा सड़क के किनारे में जमीन से 12 मीटर ऊपर है, जो खिड़की है वो 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके बाद उसके बिंदु पर रखे हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरे ओर लगाया जाए तो खिड़की 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक। कहना क्या चाह रहा है कि ये पहले आपका जमीन से लगा हुआ है, ठीक है, यहां से ये आपका है, ये बीच से एक सीढ़ी लगाया हुआ है, जो ये खिड़की है ना यहां पर है, जो कितनी ऊंचाई पर है? 12 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये सीढ़ी जो है आपका 13 मीटर का है। फिर यही सीढ़ी को बोला है इस साइड लगाइए, रोड के दूसरे साइड एक खिड़की पर, जो खिड़की जो कह रहा है वो कितना मीटर पर है? तो 5 मीटर पर है, और ये आपका 13 मीटर पर हो गया। क्यों इधर 13 मीटर हुआ? क्योंकि सीढ़ी है, चाहे सीढ़ी इधर लगाइए सीढ़ी इधर लगाइए, ये दोनों का दोनों 13 ही दिखाई देगा। क्लियर है ना? अब यहां देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्रिएट हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट वैल्यू आप लोग को याद होगा, वो अप्लाई कीजिएगा डायरेक्ट। यहां पर है 13 12 और ये हो गया आपका 5 इधर, और यहां पर है 13 5 और इधर आपका हो गया 12।
तो रोड का दोनों किनारा जो हो गया यहां से लेके यहां पर कितना हो गया आपका, तो 12 और 5 आपका 17 मीटर, ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है कि दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है, तीसरी पाइप इसके 8 घंटा में खाली कर सकती है। 3 पाइप है जिसमें 2 पाइप आपका भरने वाला और 1 पाइप खाली करने वाला है। भरने वाला जो दिखा रहा है वो आपका क्या है, पहला पाइप, और दूसरा पाइप आपको भरने वाला है जो 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप आपका दिखाई दे रहा है खाली करने वाला जो है आपका 8 घंटा में खाली कर सकता है। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लो आप। यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 24, यानी 3 8 24, 4 छक्का 24 और 8 तिया 24। यहाँ पर जो निकल के आया 24, ये आपका टोटल वर्क है। क्लियर है? ये क्या है आपका टोटल वर्क, ठीक है ना। अब आइए इधर, कह रहा है जब टंकी आपका 5/12 भरी थी तो तीसरी पाइप को खोली गई। यहाँ टंकी पहले बोला 5/12 भरी थी, मेरा पूरा भरने वाला जो कैपेसिटी है वो 24 यूनिट है, लेकिन पहले से भरा हुआ कितना है, तो 5/12। 5/12 का मतलब है 2 इधर 10 यूनिट मेरा पहले से काम हो चुका था, ये पहले ही से काम हुआ था 10 यूनिट। उसके बाद किसको खोला गया, तीसरी पाइप को खोला गया, और 1 घंटे 20 मिनट के बाद दोनों पाइपों को खोला गया। इसका मतलब है कि 1 घंटा 20 मिनट तक के जो पहले से भरा हुआ था 10 मीटर, ठीक है ना, उसको खाली किया। तो 1 घंटा 10 मिनट में तीसरा पाइप चलेगा। यहां ध्यान से देखिएगा कि तीसरा खाली करने वाला जो है वो 3 के हिसाब से, तो यहां पर कैपेसिटी जो है आपका 3 है, तो 3 के कैपेसिटी के हिसाब से 1 घंटा यानी 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट अगर हम लोग चलाएं 20 मिनट, तो ये पूरा काम कितना होगा, तो 1 घंटा में 3 काम और 20 मिनट में 1 काम, 3 काम और 1 काम, यानी टोटल 4 काम। अर्थात 10 जो भरा हुआ था उसमें से 4 हम लोग को क्या कर दिया, ये खाली कर दिया। अर्थात बचा मेरे पास कितना, तो मेरे पास काम अब इधर 6 बच गया। 4 कामों खराब किया, यानी कि खाली कर दिया। क्लियर है? अब आगे जरा समझिएगा, ये टंकी पहले खाली होगा कि भरेगा। तो टंकी यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो पहला नल भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, यानी 8 और 6 14, 14 के हिसाब से भर रहा है और 3 के हिसाब से खाली किया जा रहा है। तो टंकी तो निश्चित रूप से ये भरेगा ही भरेगा, क्योंकि भरने वाला का कैपेसिटी ज्यादा है। क्लियर है ना? तो अब यहां आइए, भरना है टंकी को, जिसमें क्या था कि 10 पहले से भरा हुआ था, यहां तीसरा नल को जब खोले थे तो 4 खाली हो गया। क्लियर है? तो अब हम लोग को भरना कितना है ये समझिएगा। हम क्या बोले थे कि टोटल काम जो आया है वो आपका 24 है, तो ये हम लोग को 24 यूनिट क्या करना है, भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि टंकी ये भरेगा ही भरेगा, खाली नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए, तो 24 काम करना था, जिसमें से 10 काम पहले हुआ था, उसमें भी 4 काम और बर्बाद हो गया, यानी कि अभी भी मेरे पास जो काम बच गया वो काम कितना बचा है, तो काम बचा हुआ कितना, 6 इधर बच गया। 4 को क्या किया था, ये खाली कर दिया था। 4 काम ये क्या किया था, खाली कर दिया था। क्लियर है ना? तो अब मेरे पास और कितना काम करना बाकी है, तो वो जरा ध्यान से समझिएगा कि काम कितना करना है अभी। तो भरना कितना है अभी, तो यहां पर 6 काम का ऑलरेडी हो चुका था पहले से, यानी 4 काम खाली किया तो 6 काम बच गया। तो हम लोग को काम और कितना करना है, तो देखिएगा 24 में से भरा हुआ कितना था, 10, 10 में और कितना खाली कर दिया, 4। तो हम लोग को 4 काम यहां भी करना है, क्योंकि ये खाली किया है। क्लियर है? तो 4 काम यहां करना है, और यहां पर 24 में से 10 यहां पर हटाए थे, तो हम लोग को बचा कितना था, तो 10 यहां से बचा था, तो 24 और माइनस 10 यहां बच गया था 14। तो 14 काम यहां, क्लियर है ना, 14 काम यहां से बचा हुआ है, और उसके बाद 4 काम और करना है। 4 काम क्या करना और करना, क्योंकि यहां 4 काम खाली किया था, तो 4 काम और करना है। तो यहां पर 4 काम और जोड़ दीजिए, तो 14 4 कितना हो गया, ये 18, यानी कि हम लोग को काम कितना करना है, तो 18 काम करना है। ये उल्टा समझिएगा, ये सारा चीज उल्टा लिख दिया है, क्योंकि यहां पर 4 काम खाली करवाया और टांकी हम लोग के क्या है, भरना है।
उसमें भी 10 काम वो भरा हुआ पहले था, उसमें भी 4 गो खाली किया, तो हम लोग के यहाँ 4 काम यहाँ भी करना है जो खाली किया गया था, और पहले से जो हम लोग के पास बच रहा था कितना काम, 14 काम और भरना था, वो भी हमको भरना है। यानी टोटल हम लोग को कितना काम करना है, तो 18 काम अभी और करना है। क्लियर है ना। अब आइए 18 काम जो है वो भरने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 8 और 6 14, भरने वाला जो कैपेसिटी है वो आपका 14 है और खाली करने वाला 3 है। यानी ये काम जो होगा वो किस कैपेसिटी से होगा, तो 8 और 6 14, 14 में से 3 गया, यहाँ हो गया 11, भागा दे दीजिएगा, 11 एक कम 11, 7/11 अर्थात 1.7/11, और ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका 3। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है यदि 2 और 3 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, अच्छा, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का पहले तो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला क्या है, तो x² माइनस मूलों का योग और गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये आपका किसमें काम करेगा, तो द्विघात समीकरण जब निकालना हो, आपके साथ मूल्य दिया गया हो और द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो। क्लियर है ना। अब अप्लाई कर दीजिए। मूल आपके पास 2 और 3 था, यहां पर x² हो गया माइनस मूलों का योग यानी 3 और 2 5, तो -5x प्लस दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा। ये आपका किस में चला जाएगा, माइनस में। अब इसको अरेंज कर दीजिए, यानी लिख लीजिए अरेंज करके। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 5x और -6 इक्वल टू 0, और ये है आपका द्विघात समीकरण। क्लियर है। ये ऑप्शन नंबर कितना निकल के आ गया, तो माइनस, यानी ऑप्शन नंबर मूलों का योग, ओहो मूलों का योग था ना, सॉरी, मूलों का योग है, मूलों का योग, मूलों का योग। यहां पर मूलों का योग कीजिएगा तो 2 और -3 अर्थात ये आ जाएगा -x आ जाएगा, यानी -1 x हो जाएगा, तो यहां पर x हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर निकल के आ जाएगा 3। यहां पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ 2 और -3 है, 2 और -3, यानी 2 और -3 जोड़िएगा तो -1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां क्या कहा जा रहा है, साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा, इसको डायरेक्ट बाहर कर दीजिए। ये साइन थीटा को बाहर ले लो, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां से बाहर निकाले हैं तो स्क्वायर भी यहां पर ले लीजिए और यहां स्क्वायर ले लीजिए। बटा में क्या कह रहा है, यहां कॉस निकाल लीजिए, तो यह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, और प्लस में इधर 1 है। ये जो दिखाई दे रहा है ना ये फार्मूला, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला जो है, ये और ये दोनों का दोनों cos 2 थीटा का फार्मूला है। दोनों का दोनों किसका फार्मूला है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो दोनों का दोनों जब cos 2 थीटा का फार्मूला है ही, तो इसको अब काट के हटा दीजिए। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर निकल के आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा और +1 इक्वल टू क्या नजर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये है ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु, पहले तो ये शंकु का बात बोला है तो शंकु लीजिए, शंकु, शंकु बन गया। अब क्या कह रहा है बड़ा समझिएगा, शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई का 1/3, जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या जो है ये ऊंचाई का बोला जा रहा है क्या, 1/3, ये है 1/3। मतलब त्रिज्या यानी r बराबर जो है h का बटा ये 3 है, क्या है h बटा 3 है।
क्लियर है। हाइट का 1/3 बोला है, क्या है, त्रिज्या है। इसको उल्टा मान के चलिए हम लोग, क्लियर है, कि इसको अगर हम लोग 1/3 ये बता रहा है तो ये तिगुना होगा। जैसे देखिए यहां पर 3r बराबर क्या है, h हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ, हुआ, मतलब h को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3r। तो यहां r है तो इतना बराबर लिख लीजिए 3r। अब यहां पर 3r आ गया, आप फार्मूला लगा दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। कला गोला के आयतन के बराबर है, गोला के आयतन के बराबर, गोला के त्रिज्या शंकु के त्रिज्या का अनुपात बताइए। चलिए अच्छी बात है, यहां पर गोला का आयतन के बराबर है, गोला के आयतन के बराबर कर दीजिए। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है ना। अब यहां से काट कूट के बराबर कीजिए, पाई से पाई खत्म, ये से ये खत्म, ठीक है। अब यहां h बराबर रख दीजिए, तो h बराबर क्या होगा 3r, तो यहां पर रखिएगा 3r यानी r स्क्वायर गुना 3r बराबर 4 इंटू आर क्यूब। यहाँ 3r अगर लेते हैं तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3r क्यूब बराबर 4r क्यूब। यहाँ पर बोला क्या गया है कि पहले गोला का त्रिज्या बताइएगा, तो पहले गोला, गोला इसको लिए थे तो इसका यहां निकल के आ गया, इसका यहां निकल के आ गया, क्लियर है ना। इसका यहां निकल के आ गया, इसका यहां निकल के आ गया। गोला का त्रिज्या और शंकु के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, गोला का त्रिज्या और शंकु के त्रिज्या। तो गोला का त्रिज्या ले लीजिए, तो पहले लीजिए गोला के त्रिज्या आर क्यूब, अनुपात में यहां पर आर क्यूब है, तो इसका वैल्यू इधर आ गया यानी 3 बटा में लिख देते हैं डायरेक्ट, r बटा आर क्यूब बराबर हो जाएगा 3/4। इधर लेके चले जाइएगा इसको, तो ये हो जाएगा r बटा आर 3/4 का होल 3/4, और इधर निकल के आ जाएगा क्यूब रूट 3, और ये हो जाएगा क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 3 और बटा क्यूब रूट 4। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कितना आ रहा है, क्यूब रूट ये आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है, क्यूब रूट क्या आ जाएगा 4, क्यूब रूट 3 और क्यूब रूट 4, और ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया। यहां पर ऑप्शन देख लीजिएगा, तो पहले आपका यहां पर ऑप्शन पहले बोला गया है गोला का, तो गोला का पहले आना चाहिए यानी कि क्यूब रूट 3 आना चाहिए, क्यूब रूट 3 इसको 4 कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपका 4 हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन वो है लेवल किस तरीका का है वो बता दीजिएगा, अच्छा है या खराब है वो भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से उसको सुधार देंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।